हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एथालॉजी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके साथ आज आपके सामने नए सीरीज के साथ स्टार्ट है। जैसे इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कोशिका की संरचना और कोशिका के बारे में हमने जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं, और वो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप जा करके, अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आप हमारा पार्ट 3 जो वीडियो है इसको देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है। ठीक है, ऑप्शन पे हम आते हैं। ऑप्शन ए है H5N1, एंड ऑप्शन बी है H1N5, एंड सी है N5H1, एंड डी है N1H5। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1। जैसे अगर हम बर्ड फ्लू वायरस की बात करें तो 1918 में अगर हम देखें, ठीक है, 1918 में जैसे आपका अभी कोरोना वायरस आया था उसी तरीके से 1918 में एक ये वायरस की उत्पत्ति हुई थी, और ये पूरे दुनिया में बहुत ही तबाही मचाया हुआ था। तो ये जो वायरस का जो सब टाइप था H5N1। ठीक है, तो यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, और इसको आप लोग स्टार बना लेंगे। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और ऐसे वायरस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें बर्ड फ्लू के जैसे ही एक और वायरस है, उसका नाम है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू एक प्रकार का ए भी वायरस है। अगर हम इसे देखें तो 2002, ठीक, 2002 में ये वायरस आया था, और ये इससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये जो स्वाइन फ्लू वायरस था ये वायरस जानवरों और पक्षियों के द्वारा फैल रहा था, और वो मनुष्यों के शरीर में आ रहा था। ठीक है, तो ये जो वायरस था ये इससे ज्यादा खतरनाक था। अगर हम इस वायरस के सब टाइप की बात करें तो इस वायरस का जो सब टाइप है वो है H1 और N1। ये आप लोग दोनों याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। H1N1 किस प्रकार का वायरस है? स्वाइन फ्लू। H5N1 किस प्रकार का वायरस है? बर्ड फ्लू। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि जो स्वाइन फ्लू है ये जानवरों और पक्षियों के द्वारा मनुष्यों में आता है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम का उत्पादन किससे होता है। ठीक, ऑप्शन पे देखें अगर हम तो ऑप्शन ए है रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन बी है रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन सी है रेशम कीट के लार्वा से, एंड ऑप्शन डी है स्वयं कीट से। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर इसकी बात करें तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसमें दिया है रेशम कीट के लार्वा से। ठीक है, अगर हम रेशम के उत्पादन की बात करें तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि जो रेशम का उत्पादन होता है उसे, जो रेशम का कीट होता है जो उसको पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो रेशम कीट का जो पालन होता है और जिससे हम रेशम का उत्पादन करते हैं उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा और आगे तो आप पढ़े होंगे शहतूत का जो पौधा होता है, ठीक है, उसी पे रेशम के कीट को पाला जाता है, और जो रेशम का कीट है उसका जो पालन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें रेशम का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। ये आप लोग फैक्ट को रट डालिएगा कि रेशम कीट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में, हमारे कर्नाटक में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि रेशम का अगर हम उत्पादन देखें ओवरऑल इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो हमारे भारत, जो हमारा भारत है वो दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, यानी रेशम का जो उत्पादन है भारत क्या करता है? दूसरे स्थान पर उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में। पहले पे कौन है? पहले नंबर पर है आपका चीन।
ठीक है, पहले नंबर पे आपका चीन है और दूसरे पे आपका कौन है, भारत। ठीक, तो यहाँ से आप इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको क्लियर करा दिए हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लिटमस अम्ल क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार प्राप्त होता है। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी विषाणु से, एंड ऑप्शन डी आपका है कोई नहीं से, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन से। ठीक है, अगर हम एंटीबायोटिक जो मेडिसिन बनती है हमारी, अगर उसको हम बात करें तो वो बनती है किससे, जीवाणुओं से बनती है। ठीक है, अगर हम विषाणु के थोड़ी सा इसके बारे में बात करें तो आपका विषाणु ऐसा जीव होता है जो इसमें 2 प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है। पहला आपका ये निर्जीव और सजीव दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ये लाइफलेस और ये लिविंग थिंग्स में भी आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है अगर हम विषाणु को एक निर्जीव रूप में देखें तो भी ये जीवित रह सकते हैं, और एक सजीव रूप में देखें तब भी ये जीवित रह सकते हैं। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर विषाणु को हम एक जार में और हमको कई साल तक बंद करके रख दें तो वो तब भी जीवित रहेंगे। और इसका उपयोग हम विषाणु का बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम इससे तरह तरह के इसमें हम रिसर्च करते हैं, तरह तरह के वैसे मेडिसिन भी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं, ये जो विषाणु होते हैं यानी ये जो वायरस होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। आपका एक होता है डीएनए वायरस, ठीक है, एक होता है डीएनए वायरस और एक आपका होता है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस, ठीक है, ठीक। अगर हम दोनों वायरस में बात करें तो आपका ये जो आरएनए वायरस होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस, क्योंकि आप इस वायरस को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी तक जितने भी आपके, चाहे फ्लू वायरस की बात करिए, चाहे आप स्वाइन फ्लू वायरस की बात करिए, चाहे आप कोरोना जो अभी आपका आया था इसकी बात करिए, या फिर आप एड्स की बात करिए, जितने भी खतरनाक वायरस होते हैं वो सभी आपके आरएनए वायरस होते हैं। इनको बस हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी और भी बहुत सारे जो भी कंट्रीज हैं सबने इस वायरस को, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया और सबको वैक्सीन दिया। तो इससे होगा क्या, जब वो वैक्सीन हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है उसको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा, और जिससे जो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उस वायरस से लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे कंट्रोल होगा। हाँ, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो आरएनए वायरस होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस तरीके से जानते हैं आज के एग्जाम में एक ट्रेंड है, ऐसे क्वेश्चन वो डाल देते हैं साइंस से। खास करके अगर आप एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर बात करें, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो जानबूझ के कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन डालते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से करिए ताकि आपके क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो वो सही हो जाए। ठीक, फिर से आते क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं। ऑप्शन पे आते हैं हम। ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी तेलचट्टा यानी काकरोच, ऑप्शन सी केंचुआ, एंड ऑप्शन डी मछली। ठीक है, समझ में आप लोगों को इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग भी जल्दी से बताइए। जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, पता है आपको हाइड्रा ऐसा जीव होता है ना, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता हाइड्रा में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, मतलब हाइड्रा में ब्लड होता नहीं है फिर भी जिंदा कैसे रहता है।
रहता है। ठीक है, ये ऐसा जीव है। एक बात और है, इसको अमर प्रजाति भी बोला जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हाइड्रा होता है इसमें डेथ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जो हाइड्रा होता है इसमें रक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सांस लेते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम आगे देखें, कॉकरोच की बात करें, तो इसको आप लोग तो पहले ही आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा जीव है जिसमें जो ब्लड होता है वो सफेद होता है ना। तो जो कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच, इसका जो ब्लड होता है सफेद होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसका जो ब्लड होता है सफेद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पाया जाता है ना हीमोसिन पाया जाता है, और हीमोसिन के कारण जो ब्लड होता है कॉकरोच में सफेद होता है। अगर हम केंचुआ की बात करें और मछली की बात करें तो इनमें जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? अच्छा एक बात बताइए, मानव रक्त का जो कलर होता है ब्लड का वो होता है आपका लाल। ठीक है, जो मानव रक्त होता है उसका कलर क्या होता है? लाल। तो ऐसा क्यों होता है? अब कॉकरोच में देखिए सफेद होता है, पर मानव का जो रक्त होता है लाल होता है, क्योंकि इसमें होता है HB यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो मानव का जो रक्त होता है लाल होता है, और तिलचट्टा यानी जो जो कॉकरोच होता है वो सफेद रंग कलर होता है उनके ब्लड का हीमोसिन के कारण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है और भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में जो हैं, जो उनको पूरी तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, तो कम से कम हमारी वीडियो को वो देखें और इसका पूरी तरीके से लाभ उठा पाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 5 है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके एग्जाम में अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तक का, ऑप्शन बी विषाणु का, ऑप्शन सी जीव द्रव्य का, एंड ऑप्शन डी कोशिका का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तक का। ठीक है, जो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं, किसका? उत्तक का अध्ययन करते हैं। अच्छा आप लोग क्वेश्चन बताइए, उत्तक क्या होते हैं? उत्तक का निर्माण किससे होता है? उत्तक कैसे बनते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए जो मानव का शरीर होता है, या फिर किसी भी प्राणी या किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका से ही बनता है। अब वो चाहे एक कोशिका से बने चाहे बहुत सारे कोशिका से बने। ठीक है, तो पहला तो स्टेज वो कोशिका ही होती है। ठीक, और जब कोशिकाओं में जब सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है, वो कोशिका विभाजन जब होता है, जब कोशिकाएं एक से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और कोशिकाएं जब विकसित होती हैं, तो वही कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं, यानी उत्तक बनता है। ठीक है, उत्तक बनेगा, और उत्तक जब उत्तक बन जाएगा यानी जब हमारे शरीर का जो मसल्स बनते हैं ना, मसल्स, तो आप उसको उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद अंग का निर्माण होगा, और जैसे ही अंग का निर्माण होगा तो हमारे शरीर का भी निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये संरचना होती है। कोशिका बनेगा, उत्तक बनेगा, उसके बाद उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, और जब अंग जब बन जाएंगे तो वो पूरा शरीर का एक शेप हो जाएगा। ठीक, ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और देखिए, एक चीज आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो छूट रहा है। क्या चीज? हाँ, आप हमको बताइए कि कोशिका का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप फिर से समझ लीजिए। कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी किसके अंतर्गत होता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकला है, और आपको अभी ये कोशिका के बारे में कुछ नहीं पता था तो प्लीज हमारा जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वीडियो है आप उसको पहले जा करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, लाइकेन किन दो बीच का संबंध है? इस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कवक तथा वृक्ष, ऑप्शन बी है शैवाल तथा वृक्ष, एंड ऑप्शन सी है शैवाल तथा कवक, एंड ऑप्शन डी है जीवाणु तथा वृक्ष। ठीक है,
ये लाइकेन के बारे में पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनका संबंध किससे होता है। तो आपको मैं बता दूं जो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा आंसर शैवाल तथा कवक। क्योंकि आप देखेंगे जो लाइकेन है ना, ये अकेले इनकी संरचना नहीं होती है, ठीक है। जब कवक मिलते हैं और शैवाल मिलते हैं तो इन दोनों मिला करके एक पूरा संरचना बनाते हैं और वो बनाते हैं लाइकेन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो शैवाल होता है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। ठीक, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो अब कवक क्या करता है, शैवाल पे निर्भर होता है और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाएगा और जब भोजन बनाएगा तो वो इसको भी उससे फीडिंग कराएगा। तो इस तरीके से दोनों संरचना होती है, लाइकेन बनाते हैं। क्लियर हुआ। और एक बात और जान लीजिए लाइकेन के बारे में, जो लाइकेन होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषक के सूचक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के सूचक होते हैं। कौन, लाइकेन। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण के सूचक होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको अभी क्वेश्चन में 3 हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए। पहला क्या, देखिए लाइकेन से क्या बनते हैं, लिटमस पेपर, ठीक है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनते हैं, एक हो गया। ये पर्यावरण प्रदूषक के सूचक होते हैं, 2 हो गया। और जो इनका संबंध है किससे होता है, शैवाल और कवक से। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको इसका आंसर भी पता होगा, मशरूम क्या है, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मशरूम क्या है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु एंड ऑप्शन डी है लाइकेन। तो इसका सही आंसर है, अब तक आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा, कवक। जो मशरूम होता है ये कवक का उदाहरण होता है। क्लियर। हम ऐसे ही अगर हम बात करें, एक होता है खमीर, क्या होता है, खमीर होता है। खमीर भी कवक का ही एग्जाम्पल है। अब खमीर को जैसे आप सुने होंगे ईस्ट, जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट, ईस्ट को ही खमीर कहते हैं। ईस्ट बोलिए या फिर खमीर बोलिए, ये भी कवक होते हैं जैसे मशरूम कवक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट की ना या फिर खमीर की, जैसे जो आपका बेकरी होता है जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, इनका यूज हम वहीं पे करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केल्प क्या है। जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन इसमें कुछ टेक्निक से होता है, ठीक। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि लोहे का सल्फाइड खनिज, क्लियर। बी है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। एंड सी है अंशतः वेजिटेशन खनिज, ठीक है। एंड डी है समुद्री शैवाल जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो केल्प होते हैं एक प्रकार के समुद्री शैवाल होते हैं और इनमें जो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो समुद्री जीव होते हैं वो इनका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं खाने में, ठीक। तो आप समझ गए जो केल्प होते हैं वो समुद्री शैवाल होते हैं, उसमें प्रचुर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है खुम्ब, ऑप्शन बी खमीर एंड ऑप्शन सी विषाणु एंड ऑप्शन जो डी है शैवाल दिया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खमीर, क्योंकि खमीर को ही हम कवक के भी नाम से जानते हैं और कवक से क्या निकालते हैं, पेनिसिलिन। अच्छा, हम ये पूछे कि पेनिसिलिन की सबसे पहले खोज किसने किया था, तो वो किए थे फ्लेमिंग ने किया था। कौन थे, फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये प्रकार का एंटीबायोटिक भी होता है पेनिसिलिन, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु में क्या होता है,
ठीक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखें तो इसका सही आंसर है आपको हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो विषाणु में जो उसकी संरचना होती है ये किससे होती है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के होती है, समझ रहे हैं। अभी आपको हम बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में एक चीज और की जो विषाणु होता है इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। आप इसको अगर ये सजीव में किसी शरीर में जाता है तो ये लगता है अपना क्या करते पोषण करने, फीडिंग करने। अगर वो शरीर के जीव से भी बाहर आ जाए तब भी ये पोषण करेगा। तो मतलब इसमें दोनों तरह की क्वालिटी पाई जाती है विषाणु में, इसीलिए हम विषाणु को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इसमें 10 क्वेश्चन का ये था वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और जो हमारी पूरी टीम है दोस्तों आपके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। तो आप प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो हमारी वीडियो है ये आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेगी नहीं, और जिससे हमें जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हम आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो ठीक है प्यारो दोस्तों, इस नए वीडियो के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।